मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस 2026 को भव्य जन्मोत्सव के रूप में मनाने के निर्देश दिए हैं। 24 से 26 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले आयोजन का मुख्य आकर्षण एक जनपद एक व्यंजन होगा, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के पारंपरिक व्यंजन एक मंच पर प्रस्तुत किए जाएंगे। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर मुख्य समारोह होगा, जिसका सीधा प्रसारण सभी जनपदों में किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर प्रदर्शनी, शिल्प मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज को सदन तक पहुंचाने की प्रेरणा हमारी संसद है। वे लखनऊ के विधान भवन में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संसद के नियमों के अध्ययन से विधानसभाओं का संचालन सुगम होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में संसद की तर्ज पर नियम में बदलाव किए गए हैं, जिससे अधिक जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। उन्होंने पेपरलेस कार्यवाही, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश पर चर्चा और संविधान दिवस पर मौलिक अधिकारों पर हुई बहस को भी रेखांकित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अलग अलग पोस्ट कर तीनों राज्यों की सांस्कृतिक विरासत की सराहना की है। सीएम योगी ने कहा कि त्रिपुरा अपनी अनुपम लोक कलाओं, मणिपुर कला व विविध संस्कृतियों और मेघालय पुरातन परंपराओं व प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है। उन्होंने कामना की है कि ये राज्य शांति, समृद्धि और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहे और नई ऊंचाइयों को छुए। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर मंगलवार को प्रदेश के 25 जिलों में मुख्यमंत्री युवा हेल्प डेस्क का आयोजन किया गया। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्रों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत कुल 1072 आवेदन प्राप्त हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, बांदा, औरैया सहित कई जिलों में विशेषज्ञों और बैंक प्रतिनिधियों ने ऋण पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। सरकार के अनुसार यह पहल युवाओं में उद्यम स्थापित करने की बढ़ती रुचि को दर्शाती है। संभल हिंसा मामले में बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया है। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है। उन्हें सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन बनाया गया है। यह आदेश संभल निवासी यामीन की अर्जी पर आया था, जिसमें उनके बेटे को पुलिस फायरिंग में गोली लगने का आरोप लगाया गया था। तबादले के बाद अधिवक्ता वर्ग में चर्चाएं तेज है। उत्तर प्रदेश में पृथक पूर्वांचल राज्य की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। अमेठी में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने पूर्वांचल राज्य संयुक्त संकल्प मंच के जरिए आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सुशासन के लिए यूपी का विभाजन जरूरी है। प्रस्तावित पूर्वांचल राज्य में 8 मंडलों के 28 जिले शामिल होंगे, जिनकी आबादी करीब 7,98,00,000 होगी, जिससे यह देश का 14वां सबसे बड़ा राज्य बनेगा। उन्होंने पलायन, बाढ़ और विकास की कमी को मुख्य कारण बताया है, जबकि पर्यटन, खनिज और ऊर्जा को इसकी बड़ी ताकत बताया गया है। समाजवादी पार्टी के भीतर 2027 को लेकर नई चिंता उभरती दिख रही है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में सांसदों के साथ बैठक कर पंचायत चुनाव और संगठन पर चर्चा की, लेकिन बैठक में असदुद्दीन ओवैसी पर चंद्रशेखर आजाद का मुद्दा छाया रहा। सांसदों ने कहा कि मुस्लिम इलाकों में ओवैसी का बढ़ता प्रभाव और दलित क्षेत्रों में चंद्रशेखर की सक्रियता सपा के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकती है। महाराष्ट्र और बिहार के चुनावी संकेतों ने भी सपा की चिंता बढ़ाई है। अखिलेश ने भरोसा दिलाया कि पार्टी इन चुनौतियों से निपटने की रणनीति तैयार कर रही है। संभल के सीजीएम विभांशु सुधीर के सुल्तानपुर तबादले के बाद विवाद तेज हो गया है। पुलिस अफसर अनुज चौधरी समेत अन्य पर एफआईआर के आदेश देने वाले जज के ट्रांसफर को लेकर वकीलों ने चंदौसी में जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों का आरोप है कि पुलिस के खिलाफ सख्त रुख के कारण यह तबादला किया गया है। मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह विषय देश के बुद्धिजीवियों और न्यायपालिका के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नाम बदल दिया गया है। पहले जिसे राजभवन कहा जाता था, अब उसे जन भवन नाम दिया गया है। यह बदलाव गृह मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा राज्यपालों के आधिकारिक आवासों के नामकरण के
मानकीकरण को लेकर जारी निर्देशों के तहत किया गया है। आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का आवास अब तत्काल प्रभाव से भी सभी शासकीय और वैधानिक कार्यों में जन भवन के नाम से ही जाना और संबोधित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह निर्णय प्रशासनिक एकरूपता और जनभावना को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उत्तर प्रदेश में ज्ञान वापी और राजनीतिक विवाद दोनों सुर्खियों में है। विशेष न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। सुनवाई 29 जनवरी को होगी। मामला सारनाथ के वादी की अर्जी से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान भारत की छवि खराब की है। वहीं ज्ञान वापी मसले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की अर्जी पर आपत्ति दर्ज कराई है। संशोधित अर्जी में वादी संख्या 5 ने रस्तोगी को हटाने की मांग की है। अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश की सभी विधानसभाओं में साल में कम से कम 30 दिन सदन की बैठकें अनिवार्य होंगी। ये घोषणा 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में की गई है। उनका उद्देश्य विधायी प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना, जनता की आवाज सदन तक पहुंचाना और लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही बढ़ाना है। सम्मेलन में डिजिटल प्लेटफॉर्म, AI के उपयोग, विधायकों के प्रशिक्षण और नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स जैसी पहलों पर चर्चा हुई है। आगामी बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और 1 मार्च को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य विधायिकाओं को अधिक सक्रिय और जन केंद्रित बनाना है। उत्तर प्रदेश के विधायक निधि के आंकड़ों का विश्लेषण चौंकाने वाला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 403 में से 6 विधायक ने अपनी 5 करोड़ रुपए की निधि का कोई इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि 10 ने 1 करोड़ से कम की खर्च किया है। सबसे अधिक निधि खर्च करने में सुल्तानपुर के विधायक विनोद सिंह टॉप रहे हैं, 9 करोड़ 35 लाख। वहीं बसपा के एकमात्र विधायक ने भी पूरी निधि का उपयोग किया है। विधायक निधि से स्कूल, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का निर्माण होता है, लेकिन निजी, धार्मिक या सरकारी भवनों पर खर्च नहीं किया जा सकता है। कुछ विधायक निधि की कमी और प्रक्रिया में देरी का हवाला देते हैं। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट विवाद में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह समेत अन्य पर FIR दर्ज होने पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मंदिर तोड़ने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उन पर FIR की गई है। उन्होंने कहा कि उनके सोशल मीडिया वीडियो साधु संतों द्वारा बनाए गए थे और करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई गई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि वे उनके साथ हैं। संसद ने 18 साल से ऊपर युवाओं के लिए 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता और सरकारी काम की मांग रखी है। नहीं माने तो आंदोलन की चेतावनी दी है। बागपत दौरे पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा का गुंडाराज और अराजकता जनता ने नहीं भुलाया है और अखिलेश के 2027 के दावे हवा हवाई है। पाठक ने सपा के शासनकाल में कानून व्यवस्था खराब होने और बहन बेटियों की सुरक्षा के अभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में कानून का राज है, बिजली और विकास कार्य समय पर हो रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने विश्व आर्थिक मंच में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और राज्य के विकास को भी रेखांकित किया है। IMD के अनुसार 22 से 27 जनवरी तक देश के उत्तरी हिस्सों और हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तूफानी मौसम रहेगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी और तेज हवाएं चलेंगी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, NCR, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, संभल, अलीगढ़, एटा, आगरा, हाथरस, जालौन, झांसी, ललितपुर में तेज आंधी, झमाझम बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। पूरी यूपी में घना कोहरा और शीतलहर जारी रहेगी। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होगी और ट्रेनों की रफ्तार धीमी रहेगी। दक्षिण भारत में भी अगले 3 दिन बारिश और तूफान का अलर्ट है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।